हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रैंकर्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और क्वेश्चन जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे जो है आंसर राइटिंग की जाती है। लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है एक इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। वो क्या रहने वाली है? वो रहने वाला है एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो एचपी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। उसमें आपको पता होगा कि इस बार आपको आंसर राइट भी करने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैं आपके लिए दो कोर्स लेकर आया हूं, एक स्टैंडर्ड कोर्स जो 799 का रहेगा और एक एडवांस कोर्स आपको देखने को मिलेगा जो 1499 का रहने वाला है। तो इसमें आपको स्टैंडर्ड में अगर बात करूं तो आपको मिलने वाले हैं 100 क्वेश्चन के डिटेल एनालिसिस। उसके अलावा 25 क्लास में हम ये सारी चीजें कवर करेंगे। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये रहने वाला है और हर यूनिट को हम 2 लेक्चर देने वाले हैं ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से बनने की आशंका है वो पूरे के पूरे जो है आप कवर कर सके। वहां पे डेली 1-2 क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा बात करूं तो ये हमारा स्टैंडर्ड कोर्स रहने वाला है। और एडवांस कोर्स या प्रीमियम कोर्स में क्या रहेगा? तो इसमें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल पर्सनल गाइडेंस रहेगी। आपको जो है मेंटोर के साथ कनेक्ट करके रखा जाएगा और साथ ही आपकी आंसर राइटिंग जो इवेल्युएशन है वो भी आपको देखने को मिलेगी कि आंसर राइटिंग को भी इवेल्युएट किया जाएगा, किस तरह से आपकी क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या बेहतर तरीके से चीजें कवर कर सकते हैं आप, कैसे अपनी आंसर राइटिंग को और सुधारा आपके द्वारा जा सकता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इस कोर्स में एक तो मैं रहने वाला हूँ और मेरे साथ रहने वाले हैं डॉक्टर अभिषेक सर। तो इस तरह से जो है हमारा ये कोर्स रहने वाला है। और आप हमारे अगर कोर्स में इंटरेस्टेड है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या हमारी द रैंकर्स ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर हमारे पेड कोर्स में जो है आप चीजें चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर यूट्यूब चैनल पे हमारे डेमोज देखना चाहते हैं इस कोर्स से रिलेटेड तो ये जो लेक्चर है और इस तरह के बहुत सारे लेक्चर 6-7 क्लास आपको देखने को मिलेगी, पहले से अपलोडेड है वहां पे, तो आप उन्हें भी अवेल कर सकते हैं, उन्हें भी देख सकते हैं और अपना जो है डिसीजन ले सकते हैं। अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे बात करूँ कि टाइम टेबल क्या रहने वाला है, तो टाइम टेबल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो है मैं आपके साथ 25 क्लास डिस्कस करूंगा जिसमें 25 जुलाई से आपका कोर्स स्टार्ट हो चुका है। 27 जुलाई आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 2 क्लासेज हो चुकी है। कल आपको तीसरी क्लास देखने को मिलेगी। पहली क्लास मैंने ली थी, दूसरी सर ने ली थी और तीसरी जो है मैं खुद लेने वाला हूँ। तो इस तरह से आपको 25 जुलाई से ये सिलेबस कब तक देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा आपको 11 सितंबर तक। तो आपको जो है जल्दी आप एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स में। तो यहाँ पे बात करते हैं कि हमने पहली क्लास में क्या पढ़ा था, उसी का एक डेमो लेक्चर रहने वाला है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि हमने जो पहली क्लास में देखा था वो देखा था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें। पहले तो आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई हमने ये देखा था अपनी क्लास में। दूसरा क्वेश्चन क्या था? नील नदी के किनारे विकसित मिस्र सभ्यता के सामाजिक धार्मिक जीवन की व्याख्या करें। तो हमने पूरा देखा था कि सामाजिक जीवन कैसे लिखा जाता है, उसके क्या स्ट्रक्चर रहते हैं, किस तरह से बाकी चीजें रहती है, उसके बारे में हमने सारा यहाँ पे देखा था। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर अगर बात की जाए आगे तो तीसरे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन आपका जो पार्ट 2 है सिलेबस का, उसमें से यूनिट का क्वेश्चन है ये, जहां पे शाहजहां और औरंगजेब की राजपूत तथा दक्कन नीतियों में निरंतरता से अधिक भटकाव था जिसने अंततः मुगल साम्राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त किया था। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि कितने 400 वर्ड्स में ये क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसमें आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया था। तो इसमें सारी बातें मैंने कही थी कि कैसे जो है स्ट्रक्चर लिखा जाता है, पॉजिटिव कैसे लिखे जाएंगे, नेगेटिव्स कैसे होंगे इस क्वेश्चन के, वो हमने डिस्कस किया था। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये वाला क्वेश्चन जो है 150 वर्ड्स में था, क्योंकि इसमें केवल एक ही आयाम आपसे पूछा गया था। तो ये कितने 8 मार्क्स के लिए रहने वाला है। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया था। इसमें जो है 2 आपसे डायमेंशन पूछे हैं, सामाजिक भी पूछा है, धार्मिक भी पूछा है। तो ये 12 मार्क्स के लिए आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा और इसकी लैंग्वेज जो अगर आप समझ गए तो ईजी है लिखना, लेकिन इसमें पूछा गया था क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए। तो यहाँ पे जो है कितने 400 वर्ड्स में पूछा गया और ये क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपके जो 1000 शब्द जो आपने पढ़ रखे हैं या एग्जाम में लिख रखे हैं उनको आपको 150 वर्ड्स में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, उन्हें आपको 225 में भी करना पड़ेगा, उन्हें आपको 400 वर्ड्स में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने वहां पर बातें की थी। इसके अलावा मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन वहां पर आपके साथ डिस्कस किए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या था? साहित्य की दुनिया में भावनाओं की बात करने वाला ओवन मेरेडिथ जब भारत का शासक बना तो उसने संवेदनहीनता की सीमा लांघ दी थी, लॉर्ड लीटन की नीतियों का परीक्षण करें। तो लॉर्ड लीटन के जितनी भी सारी आपको देखने को मिलेगा नेगेटिव पॉलिसीज थी, यानी कि जितनी भी उसने साम्राज्यवादी अपनी नीतियां लाई थी वो सारी हमें देखने को मिलेगा कि भारत पर उनका नेगेटिव प्रभाव रहेगा। हालांकि राष्ट्रवाद भी यहीं से ही आपको पनपता हुआ दिखाई देगा। तो उसके बारे में आपको ये क्वेश्चन जो है एक तरह से खुद लिखना था और उसके बाद आप इसे मेरे से या जो है डॉक्टर अभिषेक सर से जो इसका इवेल्युएशन जो है करवा सकते थे।
फिर इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को स्थायित्व प्रदान कर भारत में सल्तनत की जड़ों को गहरा किया था। तो इसमें आपको बताना था, आलोचनात्मक परीक्षण करना था कि हाँ, पहले वास्तविक संस्थापक तो इसे माना जाता है, लेकिन इसकी वजह से जो है पूरी तरह से स्थायित्व नहीं मिला था सल्तनत को। आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें थी, बलबन का रोल हम लिखेंगे कि बलबन के समय में भी जो है चीजें हमें देखने को मिलती है, और वास्तविक संस्थापक नहीं था। इसने जो है न केवल स्थायित्व दिया था अपने समय तक, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं तुर्कानी चहलगानी, उसके अलावा बात की जाए तो केंद्रीय सेना नहीं थी इसके पास, उत्तराधिकार के लिए इसने बहुत बड़े विवाद छोड़ रखे थे पीछे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो इसमें हमें क्या करना था, इसे न केवल इसकी तारीफ करनी थी बल्कि इसका क्रिटिसिज्म भी होने वाला था, और एक बैलेंस संतुलन जो है संतुलित एक आपको देखने को मिलेगा कि हमें क्या लेकर जाना था, कंक्लूजन लेकर जाना था। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पर कि कैसे जो है हमने डिस्कस किया था क्लास में और कैसे हमने लिखना सीखा था वहां पर। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, और पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है ये। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि हम इस क्वेश्चन में आपसे क्या चीजें पूछी जा रही है। एक तो आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जा रहा है अभी, इंट्रोडक्शन, और किसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा जा रहा है। उसको कहां से जोड़ते हुए हम चलेंगे, तो उसको जोड़ते हुए चलेंगे उसके सामाजिक जीवन से। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है उसका विवरण हमें प्रस्तुत करना है। तो ये जो है हमारा बॉडी कंटेंट रहेगा। यहाँ पे बॉडी में हम कुछ चीजें लिखेंगे इसकी कि किस तरह से ये समाज था, चाहे इसकी पॉजिटिव चीजें क्या थी, इसकी नेगेटिव चीजें क्या थी, वो सारे लिखेंगे क्योंकि विस्तृत विवरण के लिए कहा गया है। और ये सारा का सारा हमें खत्म कितने वर्ड्स में करना है, 150 वर्ड्स में ये चीजें हमें कंप्लीट करनी है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम कॉन्क्लूजन कि भाई हाँ, समाज उनका बेहतर था, लेकिन कुछ जो है जड़ता भी समाज में हमें देखने को मिलती है, उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंट्रो कैसे लिखा जाता है। तो इंट्रो देखने के लिए आपको क्या मिलेगा सर, मैंने बात की थी जब भी इंट्रो हम लिखेंगे तब हम बात किसके बारे में करनी है, दो चीजों के बारे में बात करेंगे। पहली कौन सी रहने वाली है, तो पहली आपको देखने को मिलेगा कि हम बात करेंगे देश के बारे में। पहले हम देश के बारे में बात करेंगे, काल के बारे में बात करेंगे, यानी कि सिंपल सा इंट्रो जगह और समय से ही शुरू करेंगे हम। पहले आप ये सीख लीजिए, उसके बाद हम चीजें सीखने वाले हैं। तो जगह आप सभी को पता है कि ये जो मैंने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, और किस काल में हमें देखने को मिलती है, तो 4500 वर्ष पूर्व के काल में हमें देखने को ये मिलती है। फिर समाज के कुछ हम अच्छी चीजें जो हमें पता है भाई समाज कैसा था। समाज आपको देखने को मिलेगा कि इसकी सरल सामाजिक संरचना थी, सरल सामाजिक संरचना हमें देखने को मिलती है। सर ये कैसे पता सरल सामाजिक संरचना देखने को मिलती है, क्योंकि हम केवल वर्गीय आधार पर ही समाज को टूटते हुए देखते हैं। वहां पर वर्गीय आधार पर ही समाज का विभाजन हुआ था, यानी कि केवल हमें उच्च वर्ग और निम्न वर्ग देखने को मिलता है। जटिल समाज मतलब जिसमें न केवल वर्ग के आधार पर टूटा हो, बल्कि साथ में धर्म के आधार पर टूटा हो, जाति के आधार पर टूटा हो और अन्य आधारों पर भी टूटा हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, वो जटिल समाज हो जाएगा। लेकिन ये कैसा था, टूटा जरूर था, लेकिन सरल समाज हमें देखने को फिर भी मिलता है। तो आपको ये चीज नोट करनी है पहली बात। तो दूसरा आपको क्या देखना है यहाँ पे, और क्या हमें देखने को मिलता है भाई, कि यहाँ के लोग जो है काफी ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेंगे, शांति प्रिय लोग थे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कि यहाँ के लोग क्या थे, शांति प्रिय लोग थे, शांति प्रिय लोग थे। और इनका जो है आपको देखने को मिलेगा जिज्ञासु, जिज्ञासु भी लोग थे। तो इन कुछ शब्दों को मिलाकर आप एक बेहतरीन भूमिका तैयार कर सकते थे। तो उसी तरह से हमने चीजें कुछ लिखना सीखी थी अपनी क्लास में। तो यहाँ पे चलते हैं और इंट्रो में आते हैं कि किस तरह से हम इंट्रो बना सकते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले ये था, सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन की प्रगतिशीलता का विस्तृत विवरण हमें प्रस्तुत करना है। तो यहाँ पे 4500 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में विकसित सभ्यता अपने प्रगतिशील तथा सरल सामाजिक संरचना के लिए जानी जाती थी। समाज कैसा था, प्रगतिशील था, क्योंकि हम देखते हैं कि वहां पर क्या देखने को हमें मिलता है, वहां पर हमें देखने को मिलता है मातृसत्तात्मक समाज। मातृसत्तात्मक समाज हमें देखने को मिलता है, महिलाओं के विचारों की, महिलाओं के निर्णयों की वहां पर एक तरह से आपको स्वीकृति देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें तो वैदिक समाज की तरह उतना कर्मकांडिया समाज नहीं है। तो समाज जब कर्मकांडिया नहीं होगा, समाज अपना अच्छा या जो अपना समय है वो कुछ अच्छी चीजों में यूटिलाइज करेगा, तो वो समाज क्या होने वाला है, वो आपको देखने को मिलेगा कि उन्नति करता हुआ समाज होगा वो। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इस तरह से आप छोटा सा इंट्रो लिख सकते हैं, क्योंकि हमें कितने 150 वर्ड्स में ये चीज लिखनी है। तो एटलीस्ट आपके जो वर्ड्स रहने चाहिए वो 200 वो कितने रहने चाहिए, तो 20
या 25 के बीच में आपके इंट्रो के लिए शब्द रहने चाहिए। उसके अलावा हम सारा बॉडी पे इसके काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन के भी विभिन्न आयाम, सामाजिक जीवन के विभिन्न आयामों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहला आयाम क्या है, तो जब भी हम समाज को लिखते हैं, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल कर दूं कि कैसे जो है समाज का स्ट्रक्चर बनता है। तो समाज के स्ट्रक्चर को लिखने के लिए हमें क्या सीखना होगा, हमें सीखना होगा कि समाज का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले जब भी आप समाज लिखोगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, समाज में, समाज लिखने के दौरान आपका जो पहला आधार रहने वाला है वो रहेगा संगठन के आधार पर, संगठन के आधार पर। और इसमें हम क्या देखते हैं कि भाई कौन सी प्रजाति के लोग रहते हैं, प्रजाति या विविधता हम इसमें देखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया कि कौन सी नस्ल के लोग रहते हैं, कौन से चाहे वो द्रविडियन मिलते हो यहाँ पे, जो भूमध्य सागरीय लोग मिलते हो, वो सारे उनके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो हमें क्या देखने को यहाँ समाज में मिलेगा, तो हमें जो दूसरी चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी वो आपको देखने को मिलेगा सामाजिक स्तरीकरण। समाज भाई दो भागों में टूटा है, हम सब लोग जानते हैं कि कैसे समाज टूटा हुआ था। यहाँ पे हमें सिटाडेल देखने को मिलता है, लोअर टाउन देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और आयाम होता है धार्मिक आयाम, धार्मिक आधार पर समाज टूटा हुआ है। फिर बात करते हैं, यहाँ पे हमें समाज टूटा हुआ नहीं देखने को मिलेगा, तो ये आयाम सिंधु घाटी सभ्यता के समाज को देखने में इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। आगे बात करते हैं, तो दूसरा कौन सा आयाम रहेगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा दूसरा आयाम रहेगा वो रहने वाला है यहाँ पे लैंगिक समानता, लैंगिक समानता को लेकर। उसमें क्या देखेंगे, उसमें हम देखेंगे समाज का स्वरूप, समाज का स्वरूप हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई समाज कैसा था, समाज के जो लोग थे वो किस विचारधारा के थे, या समाज में फैसले किसके थे। तो हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक समाज था। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम यहाँ पे क्या देखते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कितनी जो है पुरुष महिला समानता थी, पुरुष महिला समानता हमें कितनी देखने को यहाँ पे मिलती है। तो इस तरह से दो चीजें यहाँ पे देखी जाती है। फिर आपको देखने को मिलेगा तीसरा आयाम जो हम डिस्कस करते हैं वो कौन सा रहता है, जीवन शैली या जीवन स्तर का आयाम रहता है। और इसमें हम क्या बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई उनका रहन सहन कैसा था, उनका खान पान कैसा था, वो मनोरंजन के लिए क्या किया करते थे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा उनकी वेशभूषा कैसी थी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इसके अलावा फिर अंत में हम देखते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण कैसा था, लोग कैसा सोचते थे, क्या पिछड़ी हुई विचारधारा थी, क्या उनकी जो है एक जड़तावादी कूपमंडुता जैसी विचारधारा थी, या काफ़ी जो है उन्नतिपूर्ण उनकी विचारधारा थी, क्या वो काफ़ी आगे तक जाने की सोचते थे, या ऐसा तो नहीं था कि भाई अपनी सभ्यता तक अपने गाँव तक ही सीमित रहे। तो वो सारी चीज़ें हम कहाँ लिखते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण में हम वो सारी चीज़ें नोट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन कैसे लिखा जाए। तो आप सभी लोगों को क्या पता रहेगा, आप सभी लोगों को पता रहने वाली है एक बात, और वो बात क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने कहा पहला क्या आधार रहने वाला है, तो आप सभी लोगों को पता है कि भूमध्य सागरीय लोग जो है कहाँ रहते थे, सिंधु घाटी सभ्यता में रहते थे। द्रविडियन लोग हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलते हैं। तो इससे क्या पता लगा, इससे पता लगा कि भाई ये समाज क्या था, बहुसांस्कृतिक समाज था, बहु सांस्कृतिक समाज हमें देखने को मिलता है, और बहुरंगी समाज भी हमें देखने को मिलता है। तो इससे क्या पता चला कि यहाँ पे क्या है, नस्लीय विविधता है, प्रजातीय विविधता है, प्रजातीय विविधता है। तो इसको आप पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, नेगेटिव में भी आ सकता है। पॉजिटिव में कैसे आएगा कि भाई सामाजिक सौहार्द, सामाजिक सौहार्द देखने को मिलता है। लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सामाजिक इनके बीच में हो सकता है रंग के कारण या किसी अन्य कारणों से मनमुटाव होते हो, तो वहाँ पे सामाजिक मनमुटाव भी हो सकता है। तो इस तरह से आप जो है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम विशेषताएं लिख रहे हैं तो इसको पॉजिटिव ही रखेंगे। दूसरा आपको क्या देखने को मिलता है, तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा भाई, क्या पढ़ा है, सिटाडेल के बारे में पढ़ा है। इसके अलावा लोअर टाउन के बारे में पढ़ा है। ये क्या बता रहा है कि भाई यहाँ पे कौन से रहते थे, दुर्ग क्षेत्र में कौन लोग रहते थे, जो सम्रांत लोग थे यानी कि जो धनी लोग थे वो यहाँ पे रहते थे, और गरीब लोग जो है लोअर टाउन में रहते थे। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है लोअर टाउन में कौन रह रहा है, गरीब लोग रह रहे हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे आर्थिक असमानता है, आर्थिक असमानता है। और ये आर्थिक असमानता किसको लीड कर रही है, तो आपको देखने को मिलेगा ये आर्थिक असमानता जो रहेगी ये कहाँ लीड करने वाली है,
तो आपको ये लीड करती हुई दिखाई देगी सामाजिक स्तरीकरण को। समाज में स्तरों का निर्माण किया जा रहा है, समाज में जो है स्टेटस की बात आना शुरू हो चुकी है। तो इस तरह से हमारा दूसरा पॉइंट बन चुका है। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आप सभी ने देखा होगा कि वेशभूषा की बात कर लेते हैं, वेशभूषा की बात कर लेते हैं। तो वेशभूषा के बारे में क्या पता है आपको कि यहाँ के लोग, हम जानते हैं कि यहाँ कपास मिलता था भाई, कपास मिलता था। और हम ये भी जानते हैं कि यहाँ के लोग क्या करते थे, सूती कपड़े पहनते थे प्लस ऊनी कपड़े भी पहनते थे, साथ में ऊनी कपड़े भी पहनते थे। तो ये तो हमारा एग्जाम्पल हो गया जो आज तक हमने पढ़ा है। अब लैंग्वेज कैसे लिखते हैं उसको बताता हूं मैं आपको। ऐसे लिखा जा सकता है इस पॉइंट को कि इस समाज के लोग, इस समाज के लोग शारीरिक स्वच्छता, सौंदर्य और साज सज्जा को अत्यधिक महत्व देते थे। तो इस तरह से जो है पॉइंट लिखा जाएगा, क्योंकि आपने पॉइंट लिखा वेशभूषा और उसके बाद डायरेक्ट एग्जांपल नहीं लिखना है, बल्कि आपको क्या लिखना है, पूरा एक लाइन लिखनी है उसके बारे में, और इनको जो है अंडरलाइन करना है भाई। शारीरिक स्वच्छता, सौंदर्य और साज सज्जा को जो है अत्यधिक महत्व दिया करते। तो इस तरह से आपका एक लाइन आप लिखेंगे और बाद में क्या लिखने वाले हैं, एग्जाम्पल में आप लिखेंगे कि ये क्या है भाई, सूती कपड़े, सूती कपड़े एंड ऊनी कपड़े का प्रयोग करते थे, ऊनी कपड़े का प्रयोग करते थे। और अगर साक्ष्य की बात की जाए तो एग्जाम्पल हमारा हो गया, साक्ष्य क्या है, क्या मैं खुद बोल रहा हूं, जी नहीं, जो कि शरीन रत्नाकर साहब की किताब है, उसका क्या नाम है, रत्नाकर साहब की किताब है, तो उसका नाम क्या रहने वाला है, आपको देखने को मिलेगा अंडरस्टैंडिंग हड़प्पा, हड़प्पा। तो इस किताब में जो है ये चीज लिखी गई है। तो आपको ये इस तरह से जो है अपना एक पॉइंट कंप्लीट करना है। हो सकता है कहीं पे एग्जाम्पल ही लिखा जाए, हो सकता है कहीं पे कोट ही किया जाए, या ऐसा हो सकता है कि शरीन रत्नाकर के अनुसार इस समाज के लोग शारीरिक स्वच्छता, सौंदर्य और साज सज्जा को अत्यधिक महत्व देते थे। इस तरह से भी इस पॉइंट को लिखा जा सकता था। आगे बात करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि भाई यहाँ के लोग क्या करते हैं, यहाँ हमें गेहूं, जौ, साथ में मछलियों की हड्डियां मिली है यहाँ पे। तो आपको देखने को मिलेगा कि गेहूं जौ क्यों उगाते होंगे, तो गेहूं और जौ इसीलिए उगाते होंगे क्योंकि वो शाकाहारी भोजन करते होंगे, शाकाहारी वो भोजन करते होंगे। और दूसरा बात करूं कि भाई यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, मछलियों की हड्डियां मिली है, इसका मतलब मांसाहार भी थे या मांसाहार का भी सेवन करते थे। तो ये लाइन कैसे लिखी जा सकती है कि समाज या सभ्यता के निवासी शाकाहार और मांसाहार दोनों का सेवन करते थे। और उसके बाद क्या लिखिए, डायरेक्ट एग्जाम्पल कर दीजिए। एग्जाम्पल के में क्या लिखेंगे, गेहूं, जौ और मछलियां। इस तरह से जो है आपको एक आंसर लिखना होता है। चलिए आगे बात करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पे लिखी गई है। तो आपको देखने को मिलेगा पहला पॉइंट तो यही रहने वाला है कि भाई हमने क्या लिखा, प्रजातीय विविधता के बारे में हमने बात की कि यहाँ पे कौन कौन से विभिन्न नस्लों के लोग रहते हैं। तो ऊपर मैंने कहा था बहुरंगी और बहुसांस्कृतिक समाज, तो वो शब्दावली आपके पास भी होनी चाहिए जहां से आपको पता लगे कि किस तरह से आंसर बनाया जाता है। और द्रविड़ और भूमध्य सागरीय चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर आता है सामाजिक स्तरीकरण और वर्गीय विभाजन। इसमें क्या होता है, मार्टिमर भिल्ले नामक इतिहासकार है, उनके अनुसार समाज जो है प्रशासनिक तथा आधार, जो आर्थिक आधार है उस पर विभाजित है। और एग्जाम्पल क्या है भाई, क्या साक्ष्य हमारे पास, तो नगर दो भागों में बंटा हुआ है, एक सिटाडेल और दूसरा लोअर टाउन हमें देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर बात करते हैं मातृसत्तात्मक समाज की। तो इसमें क्या रहने वाला है, मातृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की उन्नत स्थिति यहाँ से प्रचुर मात्रा में प्राप्त मृण्मय मूर्तियों से हमें प्राप्त होती है या ज्ञात होती है। और कौन सा एग्जाम्पल है, उर्वरा देवी के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, तो वो हमें देखने को मिलता है कि भाई उर्वरा देवी के संबंध में इस तरह से चीजें हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है वेशभूषा के बारे में, सूती तथा ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरोहित की मूर्ति ये हमें बताती है। तो ये आप सभी लोगों को पता है। फिर मनोरंजन की बात आ जाती है। बीबी लाल क्या कहते हैं, बीबी लाल के अनुसार सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे और मनोरंजन में अधिक समय बिताया करते थे। पासे और शतरंज की गोटियां यहाँ से मिलना यही बात बताती है कि भाई आपस में बैठ के वो क्या करते थे, गेम्स खेला करते थे। तो ये हमें देखने को मिलता है। फिर कुछ अंत्येष्टि संस्कार के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। अंत्येष्टि संस्कार क्या है, मुख्य रूप से 3 प्रकार के थे, जहाँ पे पूर्ण शवाधान होता था, आंशिक शवाधान और दाह संस्कार होता था।
और इसके एग्जाम्पल क्या है, तो आपको R37 का जो कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से वो देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमारे 150 वर्ड जो है कंप्लीट होते हैं। और यहाँ पे 150 वर्ड्स में इस प्रकार महिलाओं की बेहतर स्थिति, भौतिकतावादी दृष्टिकोण या जीवन शैली तथा कर्मकांड या न्यूनता इस समाज की प्रगतिशीलता के प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो भाई एग्जामिनर ने बोला था प्रगतिशील समाज है, तो हमने सारी चीजें बता दी जो उनको प्रगति की ओर लेकर जा रही है, कैसे सामाजिक सौहार्द बनता आ रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे हमने उनको डिस्कस कर दी। तो इस तरह से हमने चीजें जो है वहां पर भी डिस्कस की थी क्लास में, क्योंकि ज्यादा टाइम हमारे पास ऐप में रहता है तो वहां पे यही क्वेश्चन कम से कम हमने 25-30 मिनट तक यही क्वेश्चन, ऊपर वाला ही क्वेश्चन जो है डिटेल में डिस्कस किया था। तो दूसरा क्वेश्चन हमें नील नदी के किनारे विकसित मिस्र के सामाजिक धार्मिक जीवन की व्याख्या करें, ये हमें वहां पे देखने को मिला था। और यहाँ पे जो है हमने इसके बारे में बात की थी, यहाँ पे सामाजिक विशेषता इसकी लिखी गई थी। और इसके अलावा अगर बात करूं तो कैसा समाज था उसके बारे में, पारिवारिक जीवन कैसा था, विवाह तथा तलाक की बात थी। क्योंकि हमें ये 225 शब्दों में लिखना था, एग्जामिनर को भी पूरे पढ़ाने थे, ताकि वो जो है 225 में तो वैसे वो 20 या 30 शब्द से ऊपर पढ़ने वाला नहीं है आपके एग्जाम में, आपके क्वेश्चन में। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई हमें वही जो वर्ड्स है वही पढ़ाने हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से, और बोर भी नहीं करना है, तो मैंने स्ट्रक्चर भी यहाँ पे चेंज कर दिया था। इस तरह से चीजें हमने लिखी थी और ये डिस्कस की थी। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन यही था, शाहजहां और औरंगजेब की राजपूत दक्कन नीतियों में निरंतरता से अधिक भटकाव था जिसने अंततः मुगल साम्राज्य को पतन की ओर धकेला था। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई राजपूत दक्कन नीतियां, और यहाँ पे इंट्रो था राजपूत नीति, पहले शाहजहां के बारे में लिखा, फिर जो है उसकी राजपूत नीति लिखी, फिर उसके बाद उसको अलग करके यहाँ पे औरंगजेब की राजपूत नीति लिखी। जो पॉजिटिव शाहजहां में लिखे थे वो नीचे नेगेटिव हो गए यहाँ पे। और फिर हमें देखने को मिलता है कि इसी तरह हमने दक्कन नीति का हेडिंग डाला और शाहजहां की दक्कन नीति, और उसके बाद औरंगजेब की दक्कन नीति लिखी जाएगी। और अंततः इस प्रकार शाहजहां ने जहां पूर्वजों द्वारा स्थापित व्यवस्था को आगे बढ़ाया था, औरंगजेब ने अपने अनुप्रयोगों के चलते व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था। तो इस तरह से हमने पूरी क्लास जो है वहां पर कंप्लीट करी थी। आई होप आप जो है जल्द हमारे जो है कोर्स के साथ जुड़ने वाले हैं, तो आई होप आप जल्द ही एनरोल करेंगे और हम एक अच्छे से और साथ मिलकर जो है बढ़िया से तैयारी करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बाय।